हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स लेक्चर नंबर 10 फॉर क्लास 12 में डिस्कस कर रहे हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्यू फैक्टर। तो लास्ट वीडियो में मैं क्यू फैक्टर समझा चुका हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो इसीलिए मैं वीडियो को दोबारा से डाल रहा हूँ। और आप सभी को कोशिश करनी है कि कुछ भी ऐसा ना बचे जो समझ में ना आए। अगर फिर भी आज इस वीडियो में भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मेरे से डिस्कस ज़रूर करें कि ये पार्ट अब भी समझ में नहीं आया, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि ऐसा कोई पार्ट ना बचे जो आपको समझ में ना आए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, सभी के घरों में इसका यूज़ भी होता है, सभी ने इसको यूज़ भी किया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। सबसे पहले रेजोनेंस, हमने जो रेजोनेंस पढ़ा था वो पढ़ा था सीरीज LCR सर्किट का। किसका? सीरीज LCR सर्किट। क्लियर है? उसमें क्या हुआ था, अपने पास एक इक्वेशन आई थी Z इज इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C होल स्क्वेयर अंडर द रूट। and resonance is occurred when omega L is equal to 1 by omega C, means this term is equal to 0, then Z is equal to R. It means at resonance condition the circuit will be pure resistive and the impedance is equal to resistance. Total impedance of the circuit is equal to resistance. At this condition resonance is occurred, but this condition is occurred not at a fixed value of omega L or omega C, but it starts occurring with the range of values of omega L and omega C. मीन्स ये जो रेजोनेंस कंडीशन है ये अकर होना शुरू हो जाती है या अकर होती है एक रेंज के ऊपर, ना कि एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू के ऊपर। अगर ये एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू के ऊपर जस्ट सिमिलर टू सपोज वर्नियर कैलिपर मैंने आपको यूज़ करना सिखाया था, तो उसमें जो वर्नियर स्केल होता था वो एक होता था मेन स्केल। उनमें मैं आपको बताता था कि जो लाइन है वो आपस में मैच जो कर रही है वो आपको फाइंड आउट करनी है। लेकिन उसमें क्या होता था, कोई बच्चा कह रहा है कि सर 3rd नंबर मैच कर रही है, कोई कह रहा है 4th नंबर मैच कर रही है, कोई कह रहा है 2nd नंबर मैच कर रही है। मीन्स जस्ट आपको ये लगता था कि 2nd बिल्कुल मैच कर गई है या 3rd उससे भी अच्छे मैच कर रही है, या ऐसा लग रहा है कि 3rd मैच नहीं कर रही 2nd ही कर रही है। कोई कह रहा नहीं, ना तो 2nd कर रही, ना 3rd कर रही, 4th कर रही है। इट मीन्स जस्ट सिमिलर टू दैट कंडीशन यहाँ पे रेजोनेंस की भी कंडीशन यही बन जाती है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम ओमेगा R बोलते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये प्रोसेस होता है, तो वो जो ओमेगा R की वैल्यू है, जैसे मेरे पास 90.1 हुआ, ठीक है, तो वो 90.12, 90.11 और 90.09 और 90.09998 इस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं कि हमें ये लगता है कि शायद ये रेजोनेंस कंडीशन आ गई। तो उसी के बेस पे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सेलेक्ट किया गया, यानी कौन सी ओमेगा की वैल्यू जो फिक्स है कि एग्जैक्ट इस वैल्यू के ऊपर ये आपकी जो सर्किट है इसके अंदर रेजोनेंस अकर हो जाएगा। तो वहाँ से ये पता चला कि जो आपका रेजोनेंस के लिए हमारी शार्पनेस है वो कैसे हम मेजर करेंगे, और जिस रेजोनेंस की जितनी अच्छी शार्पनेस होगी, जितनी फाइन शार्पनेस होगी, उसको उतना ही अच्छा सर्किट माना जाता है, और वही उस सर्किट का एक क्वालिटी फैक्टर होता है
कि इससे उससे सर्किट की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। तो मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये जो रेजोनेंस वाला एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो एक तो आज के दिन आपके पास रिमोट सिस्टम है कि आप चैनल दबाते हो। आप सभी को पता भी होगा कि हर चैनल की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम ऑटो स्कैन के ऊपर लगाते हैं तो वहाँ पे आता है जी न्यूज़, ठीक है, चैनल आएगा जी न्यूज़, उसके बाद उसके फ्रीक्वेंसी लिखी मिलेगी, टीवी फ्रीक्वेंसी है ना, टीवी फ्रीक्वेंसी है और रेडियो फ्रीक्वेंसी और एफएम फ्रीक्वेंसी, इस तरह से आगे लिखी हुई मिलती है। तो वो हर्ट्ज में उसकी फ्रीक्वेंसी आपको सभी की चैनल्स की अलग अलग मिलती है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी मिलती है दैट इज ओमेगा आर, वही है ओमेगा आर, जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी वही है ओमेगा आर। और एक जो पहले होते थे टीवी जिसमें एंटीना वाला सिस्टम होता था, पता है ना एंटीना क्या होता है? हाँ, सभी को पता होना चाहिए कि अगर नहीं पता तो आप अपने घर वालों अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, उन सभी का देखा हुआ जरूर मिलेगा एंटीना। तो उसमें क्या होता था, या रेडियो जो ऑडियो सुनने के लिए काम आता था ना, एफएम जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपका इसका एक एग्जाम्पल है। तो आजकल तो एफएम में भी आपकी फ्रीक्वेंसी फिटेड आने लगी कि आप 1 नंबर दबाओगे तो 95.5 आ जाएगा, 2 नंबर दबाओगे तो 93.5 आ जाएगा। इस तरह से फिक्स फ्रीक्वेंसीज आ जाती है, यानी ओमेगा की वैल्यू फिक्स आ जाती है। लेकिन पहले क्या होता था कि ट्यूनर की हेल्प से उसमें क्या होता था कि जो एंटीना होता है ना, एंटीना वो तो फिक्स करता है एल की वैल्यू को, तो वहाँ से XL फिक्स हो गया, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस फिक्स हो गया। अब हमें चेंज करना है कैपेसिटर की वैल्यू को, वो ट्यूनर की हेल्प से, और वो धीरे धीरे चेंज करते थे। जिस टाइम पे वो वैल्यू किसकी, कैपेसिटर की हम चेंज कर रहे हैं, एंटीना से किसकी चेंज की, L की। अब उस L के ऊपर मैच कौन करवाना है, C, तो C की वैल्यू को धीरे धीरे चेंज करते हैं। तो वो वही बात है कि हाँ लगभग इसके नज़दीक आ गई, वहीं से चैनल कैच करना शुरू कर देता था और थोड़ी सी आगे निकल जाती थी तब तक कैच करता रहता था। तो वहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर डिफरेंस था फ्रीक्वेंसी का, जिसके बीच में कहीं ना कहीं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी, वहाँ पे उस सिग्नल को वो कैच कर लेता था। ऐसे ही कई बार होता था कि आपस में जो फ्रीक्वेंसी होती हैं अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक हों तो उनकी जो रेजोनेंस कंडीशन है, वो जो आपके रेजोनेंस कर्व होती है, इस तरह की जो कर्व होती है, इसमें सपोज एक चैनल यहाँ आ गया और एक चैनल यहाँ आ गया और आपने कहीं यहाँ पे सेट कर दिया बीच में, तो ये दोनों चैनल आपके आपस में इनकी फ्रीक्वेंसी स्वैप कर जाती है और आपके दोनों चैनल कभी उसकी आवाज़ आएगी कभी उसकी आवाज़ आएगी। तो इस तरह की कंडीशन भी हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करें। जो क्यू फैक्टर आया है, क्वालिटी फैक्टर आया है, ये बात ठीक है बिल्कुल आपकी कि रेजोनेंस से आपको पता चल गया कि रेजोनेंस क्या होता है, कब अकर होता है, ये तो आपको पता चल गया। रेजोनेंस कब होता है पता चल गया होगा ना, कि एक LCR सर्किट को जैसे तैसे करके आप जिस तरह से उसको प्योर रेजिस्टिव बनाओ, हटाना नहीं है कुछ भी, उसके अंदर कोई सेटिंग करके क्या कर बना दो उसको प्योर रेजिस्टिव। वो सेटिंग क्या रहती है, XL और XC को बराबर, यानी ओमेगा L और 1/ωc को इक्वल कर दो ताकि उनको एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट क्या आए, 0। तो वहाँ पे केवल और केवल क्या बचा रह जाएगा, Z = R। एट दैट टाइम रेजोनेंस इज अकर, उस टाइम पे रेजोनेंस अकरिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं उसकी शार्पनेस की। तो हमें एक कर्व बनानी होती है जो कि किस किस के बीच में रहेगी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में एक वेव बनाते हैं। तो हम करते क्या है, देखिए करंट को हमें चेंज नहीं करना है, हमारे पास जो चेंज करने के लिए है वो है ओमेगा। हम ओमेगा की वैल्यू की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की कर्व आ जाती है, कुछ इस तरह की कर्व आ जाती है। तो अब जो क्यू फैक्टर है उसको निकालने के लिए ये जो कंडीशन है जहाँ पे ये मैक्सिमम हुआ वो रहेगा आपका, उसके अक्रॉस जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी रहेगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पढ़ रखा है ना, ओमेगा आर रहेगी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो रहेगी I0। इसके अक्रॉस क्या है, करंट वेरी कर रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, when current is maximum in AC circuit at that time
its resistance will be minimum. तो R की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी. तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अपने पास चलिए और जो वैल्यूज है कि R की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है या नहीं है ये पता चलेगा नेक्स्ट और अगर वेव ड्रॉ करोगे तब. लेकिन इससे पहले हमें डिफाइन करना है क्यू फैक्टर. तो देखिए अगर मैं इधर चलूँ तो भी I की वैल्यू कम हो रही है और इधर चलूँ तो भी कम हो रही है. तो मैं इस ओमेगा आर के दोनों तरफ कुछ ओमेगा की ऐसी वैल्यूज लेता हूँ जिसके अक्रॉस यहाँ पे जो करंट है वो क्या हो जाए आई नोट बाई 1/√2 यानी 1/√2 टाइम्स ऑफ द करंट अक्रॉस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको मैं कर देता हूँ ई नोट बाई √2. सही बात है कि नहीं, सही है या नहीं है, एक ही बात है. ई नोट बाई √2 आर भी करना पड़ेगा, ये बात भी आप समझते होगे. तो यहाँ पे आई की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है. चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 1/√2 टाइम्स ऑफ द आई नोट. ऐसे ही अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके अक्रॉस आई जो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये क्या आ गई ओमेगा 1. सिमिलरली अब इसके बिल्कुल सामने एक फ्रीक्वेंसी और लेंगे हम, उस पे भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, उस पे भी अगर इसकी वैल्यू आपकी क्या रह जाती है ई नोट बाई √2 आर. यानी आई की वैल्यू जो आई नोट है वो आई नोट बाई √2 यहाँ पे होगी है. सपोज इसके अक्रॉस जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा 2. तो जो क्यू फैक्टर है वो क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू नथिंग बट द रेशियो ऑफ यहाँ पे जो वैल्यू अपने पास आई है किसके अक्रॉस, आई नोट जिसके अक्रॉस जिस ओमेगा के अक्रॉस आया है उसका हम रेशियो लेते हैं, किसके साथ, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के साथ. अब देखिए अगर एक्स एक्सिस पे मैं बात करूं तो 0 to इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा हूं, देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इंक्रीजेस. ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1. कई बुक में इसको उल्टा भी लिख रखा है कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 भी कर रखा है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप इनको आपस में चेंज कर दोगे तो ऐसा भी हो सकता है. चलिए अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज ओमेगा 2 एंड व्हाट इज ओमेगा 1. ये ओमेगा 2 और ओमेगा 1 यहाँ पे हैं क्या. देखिए जो ओमेगा 2 है आपको साफ साफ दिख रहा है, ओमेगा 2 की वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ एडवांस्ड है. कितना एडवांस मैं मान लेता हूँ डेल ओमेगा एडवांस्ड है. और ओमेगा 1 की वैल्यू इससे तो कम है, ओमेगा आर से कम है, मान लिया कितनी कम है, डेल ओमेगा कम है. नाउ प्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इन वैल्यूज को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो क्यू की वैल्यू अपने पास ओमेगा आर अपॉन में क्या करूं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा आर प्लस डेल ओमेगा ये मेरे पास आई. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ओमेगा 1, ये वैल्यू उठा के कहाँ रखूँ माइनस ओमेगा आर माइनस डेल ओमेगा. अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का. क्लियर. तो ओमेगा आर से ओमेगा आर कैंसिल, तो क्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन में 2 डेल ओमेगा. ये मेरे पास आ गया. बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, तो एक को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और एक को इक्वेशन नंबर सेकंड दे के यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं. नो भाई साथ साथ आपको समझते जाना है. तो अब देखिए अब कोई आपसे ये कहे कि ये जो वैल्यू आपने लिखी है इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करो. तो क्यू फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज सच दैट या डायरेक्ट डिफाइन कर लो. क्यू फैक्टर इज द रेशियो ऑफ resonant frequency to the differences of the angular frequency such that corresponding to which such that ratio of differences of the frequency such that corresponding to each frequency the value of current is 1/√2 times as that of current at resonant frequency.
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट की वैल्यू थी उसका क्या हो जाए 1/√2 टाइम्स हो जाए। जिन फ्रीक्वेंसीज के अक्रॉस ये होगा उनका क्या लेना, हमें डिफरेंस लेना है। तो उसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मेरे काम की है, ये मैथमेटिकल स्टेप्स थे, इनको मैं यहाँ से हटा के और इन इक्वेशंस को यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत काम की हैं। दोनों इक्वेशन काम की, तो इक्वेशन जितनी भी आती जाएंगी उनको हम लिखते जाएंगे। तो क्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये मेरे पास आई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन में 2 डेल ओमेगा, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए आपको ऐसे नहीं करना है, मेरे पास जगह की कमी होती बोर्ड के ऊपर, इसलिए मैं इनको लिख रहा हूँ, बाकी को मैंने हटा दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, इसको मैंने सेकंड नाम दे दिया है। शायद दिखने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो रही है तो मैं कैमरा को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हाँ शायद अब, हाँ अब दिख गया होगा आपको कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। तो इन दोनों को मैंने आपस में जो स्टेप्स थे उनको हटा के जो मेन इक्वेशन इनको यहाँ पे लिख दिया। चलिए और आगे करें। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसके बारे में समझाना है कि ये वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। सपोज 3 स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मान लेते हैं 3 स्टूडेंट्स ने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया? कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड they have changes the value of resistance। सभी के पास ऑप्शन था कि भैया जो x का C और L है वो तो हम आपको देंगे, कैपेसिटर और इंडक्टर, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत से हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी आप सर्किट में लगा लीजिए। तो x, y और z तीनों ने अलग अलग कैपेसिटर लगाया। तो उसके बाद जो इन्होंने अपनी अपनी रीडिंग्स ली वो क्या क्या आई वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसने जो रीडिंग ली इस तरह से इनकी रीडिंग आ गई, ये x, ये y की और ये z की। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछ ले जाते हैं, x, y और z ने ये रीडिंग ली। तो यहाँ पे शार्पनेस आपको बतानी है किसकी शार्पनेस ज़्यादा रहेगी, यानी किसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली x का अच्छा रहेगा। या पूछ लिया जाता है व्हाट यू विल से अबाउट द रेजिस्टेंस यूज्ड बाय x, y एंड z। x, y और z ने रेजिस्टेंस जो यूज किए उनके बारे में आप क्या कह सकते हो? तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस यूज्ड बाय x इज स्मॉलर देन रेजिस्टेंस यूज्ड बाय z y एंड दैट इज स्मॉलर देन रेजिस्टेंस यूज्ड बाय z। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बनती है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई होगी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम और करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वेरिएशन हमें शो करनी है। नोट कर लिया होगा। ग्राफ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ग्राफ का काम हुआ ख़त्म। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, टॉपिक को जो इसका बेस है इस टॉपिक का उसको अच्छे से समझ के चलिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, किससे रिलेटेड? LCR सर्किट से रिलेटेड। तो ये उसी का ही एक पार्ट आपका चल रहा है। उसके बाद हम एक्सप्रेशन करते हैं क्यू फैक्टर के लिए। एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन नोट कीजिए, नोट कीजिए।
if R is the resistance, if R is the resistance or impedance, if R is the resistance or impedance of an AC circuit corresponding to omega R, corresponding to omega R, corresponding to omega R, then definitely at omega 1 and omega 2 the resistance will be under root 2R, the resistance will be under root 2R। आया था कि नहीं? यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा किया था क्या, आई नोट की जो वैल्यू है वो ई नोट बाई अंडर रूट 2R, ये किया था ना, और जो आई नोट होता था वो क्या होता था, ई नोट बाई आर। तो आर की वैल्यू कितनी बदल गई, अंडर रूट 2R। तो क्या कर सकता हूँ मैं, ये फिक्स है। अगर मैं मान के चलूँ कि ओमेगा आर के कोरस्पोंडिंग, अगर ओमेगा आर के कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंस आर है, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के कोरस्पोंडिंग कितना होगा, अंडर रूट 2R होगा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इस कंडीशन को यहाँ पे शो करता हूँ, Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वेयर अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 2R एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2R आ जाएगा। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका भी क्या कर दीजिए स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करोगे तो अंडर रूट 2R का होल स्क्वेयर कर देता हूँ। स्क्वेयर को ओपन कीजिए यहाँ से, तो ये आर स्क्वेयर को इधर ले जाता हूँ, ये बच गया मेरे पास ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हो गया 2R स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। मीन्स अगर मैं ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी की वैल्यू निकालना चाहूँ, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी की वैल्यू प्लस माइनस क्या रहेगी, आर रहेगी। यहाँ से रिजल्ट मिला, ये यहाँ से ये रिजल्ट मिल गया। अब मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, है ना। तो उन दोनों को यहाँ पे मैं यूज करके दिखा देता हूँ। तो 1 पहले आ रहा है तो उसको माइनस ले लेता हूँ, 2 बाद में आ रहा है तो उसको प्लस ले लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ से इस इक्वेशन से मेरे पास रिजल्ट ये बना, ओमेगा 1L माइनस ओमेगा 1C इज इक्वल टू माइनस आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd, एंड ओमेगा 2L माइनस 1 बाई ओमेगा 2C इज इक्वल टू पॉजिटिव आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, आपको मैंने बताया था पहले भी, ये इक्वेशन आने के बाद इसमें कोई टेक्निक वगैरह यूज नहीं होगी, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 3rd प्लस इक्वेशन 4। ऐसा करने पे मेरे पास क्या आता है उसको मैं सोल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसा करने से मेरे पास क्या आता है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए देखिए, शुरुआत करता हूँ मैं, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप आपको करना है। ओमेगा 1L माइनस 1 बाई ओमेगा 1C प्लस ओमेगा 2L माइनस 1 बाई ओमेगा 2C इज इक्वल टू माइनस आर प्लस आर। ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो ये तो हो गया आपका 0 के बराबर। किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। अब यहाँ से देख लीजिए, इस टर्म में और इस टर्म में L कॉमन आ रहा है, L कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। अब देखिए, इस टर्म में और इस टर्म में मैं क्यों ना माइनस 1 बाई सी कॉमन ले लूँ। ऐसा लेने पे मेरे पास अंदर जो बच रहा है वो बच रहा है 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसको और आगे सोल्व कर दीजिए, L कॉमन लेके ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस 1 बाई सी, एलशियम ले लीजिए ओमेगा 1 ओमेगा 2,
तो ऊपर आपका ओमेगा 1 प्लस 2 या ओमेगा 2 प्लस 1 जो भी आपका आ रहा है, तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ ओमेगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आगे पीछे हो जाएगा तो आएगा तो ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1, लेकिन आगे पीछे होने से कुछ फर्क पड़ना है नहीं, इसलिए मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ। तो मेरे पास ये रिजल्ट आपका बन गया है, मेरे पास ये रिजल्ट यहाँ से बना है। चलिए और आगे इसको सोल्व करते हैं। याद रहे जब एक बार आप कर चुके हो तो स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ से मेरे को ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 की, इसके लिए हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए सोल्व करोगे तो यानी केवल और केवल ये टर्म इधर बचने चाहिए, बाकी सभी को राइट हैंड साइड में लेके जाना है। चलिए कोशिश करते हैं। तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक माइनस, चलो मैं पूरे स्टेप लिखता हूँ, 1/c ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपोन में ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, माइनस से माइनस कैंसिल। और आपको पता है अगर मैं एल को उधर छोड़ के इसको इधर लेके आऊँगा तो 1/ओमेगा यानी 1/c इंटू 1/ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपोन में ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू एल। इससे ये हो गया कैंसिल, तो ये बच गया मेरे पास। मेरे को क्या चाहिए, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू, तो इस टर्म को उधर लेके जाता हूँ और एल को ले आता हूँ इधर, तो 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए इन सभी स्टेप्स को मैं यहाँ से हटा के, और मेरे पास एक इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट आई है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/LC या ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/LC। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि थर्ड और फोर्थ मेरे पास आ चुकी है। चलिए यहाँ का काम खत्म। अब अगला स्टेप क्या है, अब करना है इक्वेशन 3-4। अगला स्टेप क्या करना है, इक्वेशन 3 में से 4 को सब, एक बार क्या किया 3 और 4 को ऐड कर दिया। अब क्या करता हूँ, 1 को 2 में से या 2 को 1 में से या 3 को 4 में से 4 को 1 में, हाँ लास्ट वीडियो में शायद इनको 1 और 2 नाम दिया होगा मैंने, आज जो है इसको 3 और 4 नाम दे दिया। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ 4-3। ठीक है, क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, 4-3। याद रखना पड़ेगा आपको, ज़्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओमेगा 2 ज़्यादा था तो ज़्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए 4-3 किया है, ना कि 3-4। चलिए कोशिश करते हैं कि इससे भी हम रिजल्ट है वो बना सकें। तो ओमेगा 2 ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा 2C। ठीक है, माइनस का सिंबल ओमेगा 1L और ये क्या बन जाएगा प्लस 1/ओमेगा 1C इज इक्वल टू R माइनस माइनस R। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको और आगे। तो इन दोनों टर्म्स को साथ साथ लिखूं मैं, तो L ले लिया मैंने कॉमन, अंदर बच गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, अब देखिए ये टर्म और ये टर्म, इनको नज़दीक लेके आ रहा हूँ, तो प्लस इसको पहले लिख देता हूँ 1/ओमेगा 1C और इसको लिखता हूँ बाद में माइनस 1/ओमेगा 2C इज इक्वल टू 2R। सही बात है कि नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ से 1/C कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 1/C कॉमन अगर मैं ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 और ये आ गया 1/C कॉमन। एलशियम लेके सोल्व कर देता हूँ, तो ये आएगा L इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1/C। अंदर क्या बच गया आपका, एलशियम अगर लूँ तो ये आ गया ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या आ गया एलशियम, तो ऊपर क्या बचेगा, ये ओमेगा 2 तो जाएगा इधर और ओमेगा 1 जाएगा इधर, यानी ये आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2R। इतना होने के बाद अब आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें और इसमें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मैं कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर इधर बच गया L
प्लस 1/c इधर बचा, और ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास इक्वेशन बन गए। ठीक है, और आगे स्टेप्स को देख लेते हैं। क्या आपके पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू आई कहीं पे? यस, आ चुकी है, ये रही। इक्वेशन 5 का यूज करके ये है मेरे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू 1/LC, लेकिन यहाँ पे चाहिए मेरे को 1/ओमेगा इसकी, तो क्या हो जाएगी LC। ये L और C कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस ऊपर जाएगा LC अपॉन में C इज इक्वल टू 2R। इस C से ये C कैंसिल, ये हो गया 2L, ये हो गया कितना? 2L, तो ये हो गया 2L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2R। क्या 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ से? क्या 2 से 2 कैंसिल हो रहा है? यस, 2 से 2 हुआ कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू R अपॉन में L। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो इस इक्वेशन नंबर 6 को यहाँ लिख दूँ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू R अपॉन L। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू R अपॉन में L। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये आने के बाद अब मेरे को करना क्या है? जो मेन इक्वेशन है वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू, क्यू फैक्टर की जो मेन इक्वेशन आई थी आपकी क्या थी? ओमेगा R अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसमें ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू रख देता हूँ, तो क्या बनेगी? क्यू इज इक्वल टू ओमेगा R अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू वो रखना है मेरे को ओमेगा, यानी उल्टा हो जाएगा L अपॉन में, तो ये हो गया आपका ओमेगा R, L चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा R। ये बन गया मेरे पास फॉर्मूला, ये बन गया मेरे पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा R L अपॉन में R। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 7 नाम। अब इनको भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इनको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए, यहाँ तक आपका हो गया, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी हमने चेंजमेंट नहीं किया है। अब देखिए जो मेरे पास रिजल्ट आया, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा R L अपॉन में R, इसको IRMS से मल्टीप्लाई और IRMS से डिवाइड कर दो, कोई चेंजमेंट होगा? नहीं होगा। तो ये होता है आपका वोल्टेज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। दिस इज नोन एज वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो ये भी हो पूछ सकता है आपका फॉर्मूला फॉर वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो ये मेरे पास हो गया है वोल्टेज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इतना क्लियर है? चलिए, उसके बाद आगे हमारे पास 2 स्टेप और बचे हैं जिनमें हमें प्रूव करके दिखाना होता है क्यू इज इक्वल टू 1/R अंडर रूट L अपॉन में C। तो क्या करते हैं, जो क्यू फैक्टर का हमारे पास रिजल्ट आया है उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। वहाँ से अपने पास नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन या इक्वेशन 7 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वो आया है L अपॉन में। ये मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आया है। अब देखिए मेरे पास कहीं ना कहीं ओमेगा R इज इक्वल टू 1/√LC होता था। बात सही है कि नहीं है? बात सही है या नहीं? बस कुछ नहीं करना, वी नो दैट ओमेगा R इज इक्वल टू √LC, उसको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो क्यू इज इक्वल टू ओमेगा R की जगह पे क्या रखना है? L तो ऊपर है आपका, नीचे आ गया आपका R √LC। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंजमेंट करके लिख देता हूँ, √L इंटू √L लिख सकता हूँ क्या इसको ऐसे में? हाँ लिख सकता हूँ, इंटू R इंटू √L और इंटू √C, इनको अलग अलग कर देता हूँ, तो √L से √L कैंसिल। तो ये मेरे पास आ गया क्यू इज इक्वल टू 1/R को अलग कर दीजिए √L अपॉन C। दिस इज द रिजल्टेंट एंड इक्वेशन नंबर 7।
तो ये 7 इक्वेशंस आपके पास आई, जिसमें से थर्ड और फोर्थ को मैंने हटा दिया, जिसमें ओमेगा 1 वाली वैल्यू को -r के बराबर रखा था और 2 वाली वैल्यूज़ को +r के बराबर रखा था। 2 इक्वेशन उनको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, बस, और कुछ भी है ही नहीं। तो ये मेरे पास इस क्यू फैक्टर के रिजल्ट्स आए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी स्टेप्स से मैंने कोशिश की है कि कोई भी स्टेप मैं स्किप ना करूं, जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम सभी का यूज़ मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मेरे से डिस्कस ज़रूर करें। इसमें एक एप्लीकेशन दे रखी है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो रिसीवर, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपका एंटेना की हेल्प से समझाया था, वो आपको एक बार आपकी बुक में रीड आउट करना है। और उसके बाद फॉर्मूला यूज्ड, या मैं बात करूं कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसके जो ये यानी क्यू फैक्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बनाने हैं, ताकि न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। और आज की टास्क जो आपकी रहेगी, इस वीडियो में आज हमने क्यू फैक्टर के बारे में पढ़ा है, तो इसलिए इस रेजोनेंस वाले टॉपिक और क्यू फैक्टर से रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके पास जो भी बुक है उसमें हैं, वो सारी आपको सोल्व करनी है। एटलीस्ट 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मेरे पास सेंड करनी है। कल वाला असाइनमेंट केवल और केवल 18 स्टूडेंट्स का मेरे पास अब तक सबमिट हुआ है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल वाला और आज वाली टास्क, कल वाला असाइनमेंट और आज वाली टास्क आज ज़रूर सबमिट कर दे, अदरवाइज़ कोई और एक्शन हमें लेना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।